देखेगा अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर कितना है? 15 नंबर चैप्टर है, इसको समझेंगे। देखिए, संघीय शासन स्वरूप के अधीन हम लोगों ने देखा था भाई साहब, संघीय शासन में क्या होता था? संघीय शासन में होता है केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का मतलब बंटवारा होता था। तो इसमें मुख्यतः केंद्र एवं राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, उससे संबंधित कौन कौन से कानून है और इंटर स्टेट रिलेशन किस प्रकार से काम करता है, उनके संबंध में हम देखेंगे। क्योंकि हमारे संघीय सरकार का स्वरूप है, तो संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है, जिनमें संबंध किस प्रकार से प्रतिस्थापित होते हैं, उन्हीं के बारे में मुख्यतः हमको देखना है। तो भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं, अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है। अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए हैं। मतलब मान लीजिए केंद्र के साथ राज्य के अच्छे संबंध है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध अच्छा है, बहुत अच्छा चला, जिसके पीछे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। लेकिन राज्य के साथ राज्य का संबंध भी तो खराब हो सकता है। राज्य के साथ राज्य के संबंध को भी अच्छा रखना है। केंद्र के साथ बिहार का संबंध है, बढ़िया है, ओके है, लेकिन बिहार का संबंध झारखंड के साथ भी तो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जी ध्यान में रखेंगे ना, तो दोनों के साथ जी संबंध है। पहले हम लोगों ने पढ़ा केंद्र के साथ राज्य का संबंध, केंद्र राज्य संबंध पढ़ा था अपने। अंतर्राज्यीय संबंध मतलब एक राज्य के दूसरे राज्य से क्या संबंध है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णय की किया गया, इसकी वजह से प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद देखेंगे विभिन्न राज्यों के बीच में, तमिलनाडु है, केरल है, कर करना है। कर्नाटक है, पुडुचेरी है, 4 राज्यों के बीच में है। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, सार्वजनिक कानून और दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं का पारस्परिक मान्यता, अंतर्राज्यीय व्यापार, ठीक है, वाणिज्य तथा समागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान रखना, बिहार ये नहीं कह सकता बिहार झारखंड आपस में किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगा। तो ये सारी की चीजों की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, तो संघीय सरकार के स्वरूप में हम लोगों ने देखा था, संघीय शासन प्रणाली के स्वरूप में केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा देखा था। अब यहाँ पे देखिए राज्य और राज्य के बीच में किस प्रकार का संबंध है, उसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त संसद और अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार का क्षेत्रीय परिषद है? 6 प्रकार का क्षेत्रीय छः। परिषद हो गया। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, एक मतलब बीच वाला हो गया, मध्य वाला हो जाएगा। ठीक है, एक बाद में आया था 1971 में। ठीक है, 1971 में जो जाएगा उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ उत्तर ईस्ट। पूर्व क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, ये सब सातवीं अनुसूची, सातवीं संविधान सभा 1956 के दौरान ये सारे आ गए थे। ठीक है, अब देखा अंतर्राज्यीय जल विवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल कर आता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। 2 प्रकार के इसमें प्रावधान है। क्या है? तो ध्यान में रखें, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत न्याय निर्णय कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान में, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद का शिकायत या का न्याय निर्णय कर सकती है। कौन करेगी? तो भाई साहब संसद करेगी। संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि किसी विवाद में ऐसे किसी विवाद में ऐसे किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। ठीक है, मतलब ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय वाला जो नदी विवाद जो होता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है, जो कि 262 में दिया हुआ है, इसे पूरा पूरा पावर संसद के पास में आता है। ठीक है, संसद ये भी व्यवस्था कर सकता है कि ऐसे किसी विवाद न ही किसी उच्चतम न्यायालय में जाए न ही किसी उच्च न्यायालय में जाए। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे या फिर ना करे, मैटर किसमें पड़ता है? संसद। मतलब संसद यह व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। ठीक है, ध्यान में, उसे करता है। ठीक है, करता है, लिखेगा संसद अगर ऐसा प्रावधान अगर बना दिया तो नहीं करना है तो नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रावधान के अधीन संसद ने 2 कानून बनाए। नदी बोर्ड अधिनियम कब आया था? तो 1956 में आया था। तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की बात करेंगे तो वो भी 1956 में आया। नदी बोर्ड अधिनियम, ठीक है, नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने के लिए की जाती है। अब देखेंगे, नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे आप,
अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। मान लीजिए किसी नदी को ले, मान लीजिए गंगा नदी के, ठीक है, मान लीजिए गंगा छोड़िए, कावेरी चर्चा में कावेरी को ही लेते हैं, ठीक है, कावेरी नदी का जल विवाद, ठीक है, किसके बीच में है? तो ध्यान में, कभी भी विवाद होगा तो भाई साहब तो दो व्यक्ति के बीच में विवाद होगा, अकेले विवाद नहीं होता है, ठीक है। कभी विवाद क्या होगा? दो के बीच में विवाद होगा, ठीक है। तो किसके किसके विवाद है तो ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए क्या है, कर्नाटक है इसमें, तमिलनाडु, ठीक है, पुडुचेरी, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरल। ठीक है, केरल है, इनके बीच में विवाद है। अब इसके विवाद के लिए संसद क्या करेगी? तो संसद के एक न्यायाधिकरण बना देगी, ठीक है। क्या कर देगी? न्यायाधिकरण का निर्णय, न्यायाधिकरण मतलब एक तरह का अस्थायी न्यायालय। न्यायाधिकरण जो होता है एक अस्थायी न्यायालय होता है। क्या होता है? अस्थायी न्यायालय होता है, ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, ध्यान में, अस्थायी होता है। ये जैसे जैसे मुद्दा समाप्त होगा, सबके बीच में मामला सलट जाएगा तो क्या होगा? ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो इसीलिए इसको अस्थायी न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। जी सर। ध्यान में रखेंगे। अब जो ये निर्णय जो देगा, ठीक है, ध्यान में, जो ये निर्णय देगा, तो निर्णय जो भी देगा वो चारों, जैसे मान ली इस कावेरी नदी विवाद से संबंधित मान ली कोई अस्थायी न्यायालय हम कोई निर्णय देती तो सारे को ऊपर बाध्य होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बॉन्डेड। अगर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद के संबंधित सभी पक्षों के लिए मान होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद को ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो तो उच्चतम न्यायालय तथा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद वगैरह होगा तो उच्चतम न्यायालय या फिर किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तकरार हो जाएगा सर। हाँ हाँ, टकराव हो जाएगा, बिल्कुल टकराव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार है। देखें क्या होता है, यदि जल विवादों से विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति में उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों में अनुभव किया गया है कि जब जल विवादों में निजी हित सामने आते हैं तो मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है, ठीक है। अब तक 2016 तक केंद्र सरकार ने 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्यायाधिकरण का गठन कर चुके हैं। इन न्यायाधिकरणों के नाम, गठन, वर्ष एवं संबंधित राज्यों की सूची को तालिका 15.1 में दर्शाया गया है। डायरेक्ट हम लोग तालिका पे ही चलते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे तालिका से थोड़ा सा ही छूटा हुआ है, ऊपर से ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद देखें अंतर्राज्यीय परिषद, तो यहाँ पे आपने एक आर्टिकल्स आपका याद हो गया। तो भाई नदी विवाद वाला जो है किसमें दिया? 262 में दिया। किसमें दिया? अंतर्राज्यीय जल विवाद किसमें है? 262 में, ठीक है। उसका अंतर्राज्यीय परिषद किसमें? तो अंतर्राज्यीय परिषद किसमें? 263 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य, देखिए अनुच्छेद 200 अंतर्राज्यीय परिषद क्या होगा था? तो राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य, मतलब राज्यों और राज्यों के मध्य और केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वो ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्य, इसके संगठन प्रक्रिया को परिभाषित या फिर निर्धारित करता है। क्योंकि इस समय ध्यान में रखेंगे, अब इसका गठन करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको प्रभाषित क्या करेगा, संगठन की प्रक्रिया किस तरीके से काम करेगी, सबके सब प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, काम क्या होगा था? राज्य एवं, ठीक है, राज्य एवं राज्य के मध्य में संबंध को अच्छा बनाना या फिर राज्य एवं केंद्र के बीच में संबंध को अच्छा बनाने के लिए कौन सा है? तो अंतर्राज्यीय परिषद है, ठीक है। अब आते बहुत सारा ट्रिब्यूनल बैठा है जिसको अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। सबसे पहले देखेंगे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में, पढ़ते जाइए, इंपोर्टेंट है। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण कब? 1969 में। किसके किसे? महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। इंपोर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। किसके किसके बीच में है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी किसके बीच है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। नर्मदा जल प्राधिकरण ये भी 1969 में, ये तीनों 1969 में बना है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1 है 1969 में। गोदावरी जल विवाद की बात करेंगे 1969 में। नर्मदा जल विवाद पर 1969 में। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है, 2 बार बना था, एक बार 1969 में बना था और एक बार जो था 2004 में बना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो संबंधित राज्यों की संख्या वही है, शुरू में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ही, भाई नदी थोड़ी ना दूसरे राज्य में जा सकता है, ठीक है।
तो अभी भी वही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कृष्णा जल विवाद कब बना? कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण 1969 में और 2004 में बना था, ठीक है। नर्मदा जल विवाद 1969 में बना था। किस किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है? तो भाई साहब राजस्थान में है, राजस्थान, गुजरात में, मध्य महाराष्ट्र। प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। गोदावरी जल विवाद की बात करें, ये सर्वाधिक राज्यों के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखें। किसके इसमें? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। 5 राज्य इसमें शामिल है गोदावरी वाला में, ठीक है। रावी तथा ब्यास जल विवाद, तो भाई साहब रावी नदी कहाँ बनेगी? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पंजाब, में बहती है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में रावी तथा ब्यास जल विवाद प्राधिकरण बना था। कावेरी जल विवाद देखिए 4 राज्यों के बीच 1969 में चर्चा में हमेशा रहा था, अभी भी चर्चा में ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए याद रखिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कावेरी जल विवाद? कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। अब चलेंगे कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण, दूसरा वाला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में। वंशधारा जल विवाद, वंशधारा भी 10 में बनाया गया, ठीक है, उड़ीसा में आंध्र प्रदेश के बीच में वंशधारा जल विवाद है, ठीक है। महादाई, ठीक है, महानदी नहीं, महादाई जल विवाद प्राधिकरण किसके किसके बीच में? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। अब महानदी जल विवाद नवीनतम है 2018 में, उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी जल प्राधिकरण, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। 1969 में कौन बना? कृष्णा, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी, नर्मदा। नर्मदा, ठीक है। तो सबका राज्य याद रखिएगा, मुख्यतः ये नदी जो है उसी राज्य में बहती है, इसीलिए उनसे संबंधित है, ठीक है। याद रहेगा ना, ये चारों का चारों याद रखिए, काफी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, रावी, कावेरी। कृष्णा 2 बार बना था, एक 1969 में बना था, एक बार कब बना था? 2004 में बना था। संबंधित राज्य कौन कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र मध्य प्रदेश हो प्रदेश। जाएगा, ठीक है। अब महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण अभी नवीनतम बना है, 2018 बना, उड़ीसा एवं महानदी के, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के बीच में है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या बताया, ये अस्थायी होते, जो भी न्यायाधिकरण बनेगा क्या होगा? अस्थायी है, क्या है? अस्थायी। अपना फैसला देने के बाद ये लोग निकल लेंगे, ठीक है। और जो फैसला ये देते हैं, ठीक है, जो फैसला देंगे वो जो भी इनसे बाउंडेड संबंधित होगा। होगा सब पे मतलब क्या होगा? बाउंडेड होगा, मान्य होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इनको बाहर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसमें है ये नदी विवाद? किसमें दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में? 263। 262, नदी वाला दो सौ 262 में, अंतर्राज्यीय अच्छा। परिषद है 263 में, ठीक है। अच्छा। ध्यान रखिए। अब आते हैं अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों का निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, तथापि अनुच्छेद 263 नियमानुसार इनके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। क्या क्या होता है देखिए अंतर्राज्यीय परिषद में, क्या क्या होगा? तो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना, मतलब 2 राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसको जांच करना है और उसको सलाह भी देना है, ठीक है। उन विषय पर जिनमें राज्य तथा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना होता। ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इनके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय की संतुष्टि करना। परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने के तथा सलाह देने के लिए कार्य उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय का अधिकार क्षेत्र के संपूरक है, ठीक है। ये निर्णय जो देंगे अंतर्राज्यीय परिषद, जो निर्णय जो देगा उसको उच्चतम न्यायालय जांच कर सकता है। अनुच्छेद 131 कहता है कि अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक है। परिषद किसी विवाद को चाहे कानूनी अथवा गैर कानूनी का निष्पादन कर सकती है, किंतु उसका कार्य सलाहकारी है, न कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य होगा। ये जो निर्णय जो देगी वह सलाहकारी होगा, मान्य नहीं होगा, ठीक है। जबकि वहां पे क्या था? 262 वाला में मान्य होता था, ठीक है। अनुच्छेद 263 के उपयुक्त उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का भी गठन कर सकता है। सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद कर सकता है, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद कर सकता है, बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, बिक्री के लिए। तो इन सारे का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना देखें किस प्रकार से किया गया, ठीक है। तो केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग, ठीक है। कौन सरकारी आयोग कब बनी थी? सरकारी आयोग। 1983 में बनी थी और 88 में अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। क्या नाम है? रंजीत सरकारिया का नाम याद रखेगा, नाम इंपोर्टेंट है, ठीक है। 83 बनी, 88 में अपनी रिपोर्ट दी। ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए थे, ठीक है। मतलब सरकारिया आयोग ने बोला से भाई साहब एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाओ, जरूरी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसी के लिए बाद में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त मतलब क्या किए? सुझाव दिए। परिषद के इसी अनुच्छेद 263 के तहत बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए इसे
अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। आयोग की संतुष्टि की परिषद परिषद को अनुच्छेद 263 की उपधारा क, ठीक है, सॉरी, ख तथा ग में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। सरकारी आयोग ने उपयुक्त सिफारिशों को मानते हुए बीपी सिंह ने, ठीक है, नेतृत्व वाली जनता दल ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1990 में मतलब क्या किया गया, अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया। किस किस केंद्र राज्य संबंध के तहत किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की मतलब अनुशंसा की थी, तो ध्यान रखिएगा किसकी, तो क्या होगा, ठीक है, सरकारिया आयोग ने। ठीक है, सरकारिया आयोग अपने रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने की बात कही और इसी के आधार पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। किसकी सरकार थी 1990 में, तो बीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। ठीक है, बीपी सिंह की सरकार थी। अंतर्राज्यीय परिषद में मतलब देखेंगे सदस्य कौन कौन होते, तो सबसे पहले भाई साहब प्रधानमंत्री होते जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं, पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन कब हुआ, 1990 में। इसका मतलब हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। जहां पे विधानसभा होगा, जहां पे विधानसभा होगा वैसे केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य हो गए। उन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक, जहां विधानसभा नहीं है, जहां पे विधानसभा नहीं वहां के प्रशासक, जहां पे राष्ट्रपति शासन है वहां के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कितने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, गृह मंत्री सहित परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित। ठीक है, परिषद के सदस्य की बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, नियमित 5 कैबिनेट मंत्री। ठीक है, परिषद के अध्यक्ष, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियमित 5 कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री। परिषद के अस्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, अस्थायी होते हैं। ठीक है, यह परिषद अंतर्राज्यीय, यह परिषद अंतर्राज्यीय, ठीक है, केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संतुष्टित करने वाला निकाय है। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इनके मध्य प्रशिक्षण, विचार विमर्श तथा सलाह से समन्वय को बढ़ावा देना है। अब विस्तार पूर्वक इन्हें कार्य की बात करेंगे तो बहुत सारे कार्य इनको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे प्रश्न जो मेनली जो प्रश्न जो आप किससे पूछे जाते हैं, तो अंतर्राज्यीय परिषद से पूछे जाते हैं। स्थापना कब हुआ था, अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन होता है, कैबिनेट के मतलब कितने मिनिस्टर इसमें होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 6 होते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों तथा केंद्र का साझा हित शामिल हो, उस पर जांच करेगी। इन विषय पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संतुष्टि करना तथा ऐसे दूसरे विषय पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के समान हित में हो और अध्यक्ष द्वारा मतलब क्या गया, सौंपे गए हो। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप चलेंगे आगे क्या है, तो देखेंगे परिषद परिषद की एक वर्ष से कम 3 बैठक होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से पूछ सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, कम से कम एक वर्ष में, 3 बार। एक वर्ष में कितनी, 3 बार होनी चाहिए। ठीक है, इसकी बैठकें पारदर्शी होती है तथा प्रश्नों पर निर्णय एकमत से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुमत से होता है। ठीक है, कैसा, तो एकमत से, सभी लोग जिसपे सहमति रखते हैं वही बातें होती है। परिषद एक अस्थायी समिति भी, परिषद की एक अस्थायी समिति भी होती है जिसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचरात मामलों पे सतत चर्चा के लिए की गई थी। इनके सदस्य कौन कौन होते हैं, अस्थायी समिति जो होता है परिषद का अस्थायी समिति, उसमें ध्यान रखें, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री की बात करेंगे, वो अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। किस तौर पर काम करता है, तो गृह मंत्री की बात करेंगे, अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति पीएम के द्वारा की जाती है, ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और इसमें 6 गो सदस्य को पीएम के द्वारा चुना जाता है, जैसे 5 गो कैबिनेट मंत्री होते हैं, साथ में कौन होता है, गृह मंत्री होता है। तो इसी के अंतर्गत एक अस्थायी समिति बनाई जाती है, उसको लीड कौन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद की लिस्ट तो पीएम साहब करते हैं, लेकिन उस अस्थायी समिति को लीड कौन करता है, तो अध्यक्ष के तौर पर गृह मंत्री करता है, और साथ में 9 मुख्यमंत्री। ठीक है, कितने मुख्यमंत्री है, 9 मुख्यमंत्री है। ठीक है, परिषद के सहयात के लिए एक सचिवालय होता है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब अंतर्राज्यीय परिषद का जो कार्यालय जो है क्षेत्रीय परिषदों के कार्यालय के रूप में भी काम कर रहा है। रीजन सिंपल है भाई साहब, क्षेत्रीय परिषद के गृह मंत्री भी अध्यक्ष ही होते हैं, सॉरी, क्षेत्रीय परिषद के भी अध्यक्ष की बात करें कौन होता है, तो गृह मंत्री ही होता है। ठीक है, आप चलेंगे लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रिया क्या था, तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक सीमित है। ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए
कोई भी कानून बनेगा, बिहार कोई कानून बनाएगा तो भाई दूसरे राज्य के लिए क्या कानून होगा, लेकिन संसद के द्वारा जो कानून बनेगा वो सभी राज्यों पे, भारत के प्रत्येक क्षेत्र पे बाध्य होगा। सिंपल सा बात है। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित होगा। तो यह संभव है कि एक राज्य के कानून का दस्तावेज दूसरे राज्य में अमान्य हो जाए। जैसे बिहार में शराबबंदी है, झारखंड में नहीं है शराबबंदी। ठीक है। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान ने पूर्ण विश्वास तथा साख उपवाक्य है जो इस प्रकार है। केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानून निहित होते हैं। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल है। ऐसा अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाही जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्ध हो जाती है तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम को प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाही का एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। मतलब कुछ ऐसे भी नियम होगा जिसमें मतलब केंद्र राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, तो मतलब उसको कानून बनाएगा, क्योंकि भाई राज्य सरकार अगर कानून अगर बना देगी तो दूसरे राज्य में वो लगेगा नहीं। झारखंड का कानून बिहार में नहीं होगा, बिहार के कानून यूपी में नहीं होगा। तो कुछ ऐसे मामले को संसद के पास अधिकार रखा गया है कि भाई सिर्फ संसद कानून बनाए ताकि वो पूरे देश में एक साथ संपूर्ण क्षेत्राधिकार के साथ मतलब लागू हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चले, भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। ठीक है, इस न्यायिक निर्णय पे बिना किसी अन्य मुकदमे की आवश्यकता है, यह ध्यान में रखेंगे। तो मतलब भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। ठीक है, क्योंकि न्यायालय का बंटवारा नहीं किया गया, राज्य का कोई अपना न्यायालय नहीं है, इसलिए न्यायालय का फैसला अगर कोई भी देगा, बिहार का न्यायालय दे तो वो भी मतलब यूपी में लागू हो जाएगा। यूपी में कोई न्यायालय है, जैसे मान लो इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई फैसला दिया तो वो भी मतलब बिहार में मतलब लागू होगा। ठीक है, ध्यान में, यह केवल दीवानी निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णयों पर लागू नहीं होता है। दूसरे शब्दों में किसी राज्य के न्यायालयों के द्वारा दूसरे राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार में मान लीजिए दंड का कुछ और प्रलेख है, मान लीजिए बिहार में दारू पीना, ठीक है, क्या है कि दंडात्मक कार्यवाही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए तो बिहार का कोई व्यक्ति जाके उत्तर प्रदेश में जाके दारू पी ले, तो उत्तर प्रदेश के न्यायालय ये खबर नहीं दे सकती है भाई साहब बिहार में तो शराब बंद है, तो यूपी में आके शराब क्यों पी रहा है। लेकिन दीवानी मामले से फैसले, ठीक है, यूपी का कोई भी न्यायालय मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी दीवानी मामले से मामले बिहार के किसी व्यक्ति को सुना दे सकते, लेकिन आपराधिक मामले में, ठीक है, किसी दूसरे राज्य के न्यायालय, ठीक है, किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को मतलब क्या कहते हैं सजा जैसे प्रावधान के अंतर्गत नहीं सुना सकती है। तो फौजदारी मामले में नहीं काम करेगा। ठीक है, हो सकता है उस राज्य का फौजदारी मामला का कुछ कानून मतलब अलग हो, तो डिपेंड करता उसी राज्य का हाई कोर्ट मतलब काम करेगा। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उस राज्य के मामले के आधार पर मतलब सजा का प्रावधान करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना, ये प्रक्रिया है। लेकिन दीवानी मामले में मतलब सभी राज्यों को मतलब क्या किया गया, समान अधिकार दिया गया सभी राज्य के न्यायालयों को। अब देखें यहाँ पे तो क्या अंतर्राज्यीय न्याय हम लोग देख लिए, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य देखेंगे क्या था। तो संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य तथा समागमन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य तथा समागमन स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा तथा अवरोधों को हटाना तथा देश में व्यापार वाणिज्य तथा समागमन के अबाध प्रभाव को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। अब मान लीजिए बिहार का कोई व्यक्ति चाहे तो झारखंड में जाकर व्यापार कर सकता है, झारखंड का कोई व्यक्ति चाहे तो बिहार में जाकर व्यापार कर सकता है, अब तमिलनाडु में जाकर कोई व्यापार कर सकता है। मतलब देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके मतलब क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ठीक है, किसमें दिया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 301, क्योंकि भाग 13 का अनुच्छेद 301 से 307 तक भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य तथा समागमन का वर्णन किया गया है। इस प्रावधान में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम पर भी है। अतः यदि किसी राज्य के सीमा पर पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को झारखंड में व्यापार करने से रोक दिया जाएगा तो समझिएगा भाई साहब ये अनुच्छेद 301 का मतलब क्या है, उल्लंघन है। डिपेंड करता है, अब इसमें भी मतलब क्या हो सकता है, इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बिहार में शराब नहीं बेचना है तो कोई झारखंड से कोई आदमी आके बिहार में शराब नहीं बेच सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो उसके उस राज्य के कानूनों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है,
अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता और संविधान द्वारा स्वयं एवं अन्य प्रावधानों, संविधान के भाग तीन नहीं होगा, भाग 13, भाग 13 का अनुच्छेद 302 से लेकर 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब 302 और 305 में कुछ प्रतिबंध है। इस प्रकार से इसे समझाया जा सकता है। कैसे समझाएंगे? तो संसद सार्वजनिक हित के मामलों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य में प्राथमिकता नहीं दे सकती है, अथवा भारत के किसी भाग में वस्तु की कमी या स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती है। ध्यान रखेंगे, मतलब ये समझिए, संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो लगा सकते, संसद लगा सकते, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती है, अथवा भारत के किसी राज्य में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकते। मान लीजिए भारत के किसी राज्य, बिहार में चावल की कमी हो गई, तो संसद चाहेगा से भाई साहब, सरकार जरूर चाहेगी से मतलब बिहार में मतलब चावल का मतलब सप्लाई मतलब हो अच्छे तरीके से। तो जब ऐसा कोई संकट आ जाएगा तो किसी राज्यों का प्राथमिकता दे दी जाएगी, लेकिन मतलब मुख्य रूप से संसद या फिर सरकार सभी राज्यों के सामान्य रूप से मतलब क्या करेगी, ध्यान देगी। किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य के अथवा उस राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता का उचित प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। किसी राज्य की विधायिका, जैसे हमारे बिहार की विधायिका ने शराब को बेचने खरीदने पे यहाँ पे क्या लग रहा है, बिहार के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधायक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा व्यापार पे अगर आपको रोक लगाना है जो कि मतलब नशा का नहीं है, नशा का तो नॉर्मल डीपीएसपी का सब्जेक्ट है, तो राज्य ऐसा ही लगा दिया। ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा व्यापार है जिसपे रोक लगाना चाहता है, तो इस विधायक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और भी राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे राज्य में प्राथमिकता नहीं दे सकती, अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। तो राज्य की विधायिका की बात करेंगे तो एक राज्य को दूसरे राज्य पे प्राथमिकता नहीं दे सकती। सिंपल शब्द में बात करेंगे तो राज्यों पे विभेद नहीं कर सकती है। किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है। किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उसके संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों पर लगाने का निषेध करता है। तो किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों को लगाने का निषेध करता है। ठीक है, मतलब कुछ कर वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे मान लो तमिलनाडु में कोई सामान बन रहा है, बिहार में उसको बेचना चाहता है, तो उस पर कुछ कर वगैरह हो सकता है, बिहार सरकार के द्वारा मान लीजिए सेल टैक्स लगा दिया, कुछ लगा दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत बात करेंगे, स्वतंत्रता दिया गया है तो राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन है। वे विधियां जो केंद्र अथवा राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के लिए पूर्व निर्दिष्ट है। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा में जिसमें समान नागरिक शामिल न हो अथवा आंशिक रूप से शामिल हो या नहीं हो, जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। साथ में आप ये भी देखोगे, संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, तथा इसे प्रतिबंध भी कर सकती है। संसद इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति तथा कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसे किसी प्राधिकरण का मतलब गठन नहीं किया, मतलब व्यापार संबंधित किसी भी प्राधिकरण का अभी तक मतलब गठन नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की बात करें, कहां से कहां तक मिलेगा, 301 से लेकर 307 तक मिलेगा। ठीक है, जिसको कुछ कुछ मामलों में मतलब क्या किया गया, प्रतिबंधित भी किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे क्षेत्रीय परिषद देखेंगे, तो क्षेत्रीय परिषद सांवैधानिक इकाई है। कैसा है, सांवैधिक निकाय, न कि संवैधानिक है। ठीक है, सांवैधिक है न कि संवैधानिक है। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्यों पुनर्गठन अधिनियम 1956 से हुआ है। ठीक है, 1956 में 5 प्रकार के क्षेत्रीय परिषद था। ठीक है, इस कानून ने देश में 5 क्षेत्रों में विभाजित किया। सबसे पहले उत्तरी, फिर मतलब मध्य पूर्वी, फिर मतलब पश्चिमी तथा दक्षिणी। ठीक है, उत्तर है, मध्य है, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। अब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं जो कि कई चीजों का ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र एवं संचार के साधन,
सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था, इन सभी चीजों का मतलब क्या रखते हैं, ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते, कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का गृह मंत्री जो कि मतलब अध्यक्ष होता है, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री के अलावा 2 अन्य मंत्री होंगे, और क्षेत्र में स्थित प्रत्येक शासित प्रदेश के प्रशासक भी होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद से सलाहकार के रूप में संबंधित हो सकता है। कौन कौन हो सकता है सलाहकार के रूप में, जो सलाहकार के रूप में होगा उसको वोट का अधिकार नहीं होगा, राइट टू वोट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के द्वारा मनोनीत व्यक्ति हो सकता है, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव हो सकता है, क्षेत्र में प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त हो सकता है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रम अनुसार 1 वर्ष के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री जो होता है क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। मतलब मान लीजिए बिहार की क्षेत्रीय परिषद में है, तो बिहार मतलब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, गृह मंत्री ही होगा। ठीक है, लेकिन माने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में देशों मतलब राज्यों की संख्या कितनी है, तो पूर्वी क्षेत्रीय पर पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, झारखंड है। तो प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री बारी बारी से क्या बनेगा, एक बार मतलब क्या बनेगा, उसका उपाध्यक्ष बनेगा। क्या बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, 5 क्षेत्रीय परिषद। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। एक क्षेत्रीय परिषद, छठा क्षेत्रीय परिषद को जोड़ा गया था 1971 में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था, 1971 में जोड़ा गया। क्या नाम रखा गया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद रखा। क्या रखा गया उसको, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद रखा गया। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य क्या होता है, तो क्षेत्रीय परिषद राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच में सहभागिता तथा ठीक है समन्वयता को बढ़ावा देना। ये परिषदें आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श तथा संतुष्टित करती है। यह केवल चर्चात्मक तथा परामर्शदात्री निकाय है। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य अथवा कार्य विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। क्या क्या कार्य होते हैं क्षेत्रीय परिषद का, तो भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना। ठीक है, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने का सहायता करना। क्षेत्रवाद इन सबको कम करने के लिए भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने के काम करता है। विभाजन के बाद प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके। केंद्र तथा राज्यों का सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने तथा समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान करने में सक्षम। मुख्य विकास योजनाओं के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना। देश के अलग अलग क्षेत्रों के साथ राजनीतिक मतलब साम्य को मतलब क्या करना, सुनिश्चित करना था। आखिरी वाला जो क्षेत्रीय परिषद जिसको पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर उपरोक्त क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। इसके सदस्यों में 8 राज्य आते हैं। कौन कौन है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, सिक्किम है। कितने राज्य है, इसमें 8 राज्य। 8 के राज्य की बात करें, अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, सिक्किम को मिलाकर 8 हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो जब सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम को मिलाएंगे तो उसको अष्ट लक्ष्मी मोदी जी ने कहा है। क्या कहा है, अष्ट लक्ष्मी कहा मोदी जी ने। ठीक है, आप चलेंगे इसके अतिरिक्त, इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के है। ठीक है, यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है। इसमें साझे महत्व के विषय सम्मिलित है। इसे समय समय पर सदस्यों द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा करनी आती है। अब हम तो क्षेत्रीय परिषद पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में खूब आता है। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आप चलेंगे क्षेत्रीय परिषद में जो सबसे पहला क्षेत्रीय परिषद उत्तर क्षेत्रीय परिषद है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। कहां पे हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, कहां पे इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। राज्यों की संख्या कौन कौन है इसमें, तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। सारे के सारे उत्तरी राज्य आपको कहाँ पे मिलेंगे, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में मिलेंगे। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। आप देखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं कौन है, छत्तीसगढ़ है। तो देखिए मध्य प्रदेश का बंटवारा छत्तीसगढ़ से हुआ, उत्तर प्रदेश का बंटवारा उत्तर प्रदेश से बंटकर उत्तराखंड बना। तो ये सारे के सारे मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। अब बिहार की बात करेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, चारों राज्य कभी एक ही हुआ करता था, हुआ था कि नहीं, चारों राज्य
पश्चिम बंगाल से 1912 में बिहार, ठीक है, 1936 में उड़ीसा, फिर 2000 ईस्वी में फिर बिहार से मतलब झारखंड अलग होगा। तो सबके सब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। मुख्यालय कहाँ पे इसका? कोलकाता है, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली, ठीक है। अब आते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिम की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात एक राज्य, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ठीक है, सब पुर्तगालियों की बस्ती थी। ध्यान रखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। ये क्या है? ये सबके सब क्या है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है। अब दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण के सभी राज्यों को उठा लीजिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, साथ में एक पुडुचेरी, ठीक है। तो ये राज्य किसमें आ जाएंगे? किसमें आएंगे? पुडुचेरी केरल का सीमा लगता है ना, दक्षिण में ही आता है। तो दक्षिण में आ गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? चेन्नई हो गया, ठीक है। कितने क्षेत्रीय परिषद? 5 क्षेत्रीय परिषद। छठा क्षेत्रीय परिषद जो होता है क्या होता है आपका? क्या नॉर्थ ईस्ट वाला है, ध्यान रखिए। उसका मुख्यालय की बात करेंगे, शायद उसका मुख्यालय शायद गुवाहाटी है। गूगल करके देखिए, तो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखते हैं इसका। अब इसका देख लेते हैं प्रमुख आर्टिकल। तो 261 में क्या है? लोक लेखा अभिलेख का न्यायिक प्रक्रिया है। 262 में क्या? ध्यान रखिए जल संबंधी विवाद है। राज्यों के बीच में समन्वय की बात करेंगे, 63 में है। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की बात करें, 301 से लेकर 360 तक है, ठीक है। क्या है? तो 301 से लेकर 360 तक क्या? अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य है, ठीक है। राज्यों के बीच समन्वय की बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद कितने? 263 में, ठीक है। जल संबंधी विवाद की बात करेंगे 262 में, ठीक है। लोक लेखा अभिलेख तथा न्याय प्रक्रिया किसमें? तो 261 में पूछा जाता है। 261 में लोक लेखा अभिलेख तथा न्याय प्रक्रिया नहीं पूछता है। 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद है। 263 में क्या? अंतर्राज्यीय परिषद है, ध्यान रखिए, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, बीपी विश्वनाथ प्रताप की सरकार के द्वारा। किसने बोला था बनाने के लिए? तो सरकरिया आयोग ने इसकी सिफारिश की थी 88 में, ठीक है। अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य की सुविधा की बात करें, 301 से लेकर किसमें है? तो 307 में, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। हाँ, 2000 में सिक्किम में पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। सिक्किम कब बना पूर्वोत्तर परिषद का? तो 2002 में बना था, ठीक है। 1971 में गठन किया गया था, लेकिन सिक्किम जो है सदस्य कब बना था? 2002 में बना था, ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लास ये समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग इमरजेंसी का प्रावधान को देखेंगे, आपातकालीन प्रावधान। इमरजेंसी का प्रावधान काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, भारत में इमरजेंसी, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं था इसमें, थोड़ा बहुत था इसमें। प्रीलिम्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको पर आउट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेंस में आता है चलिए, क्या वैसे? क्या? हाँ, प्रीलिम्स में मे, इसके आर्टिकल्स आते हैं। अच्छा, मेंस में मेंस में आते हैं क्षेत्रीय परिषद से क्वेश्चन।